पाकिस्तान का अलमिया ये है कि एक जमहूरी रियासत होने के बावजूद आज तक कोई भी वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। एक इस्लामी रियासत होने के बावजूद यहाँ पर सूदी निज़ाम, करप्शन, बेरोजगारी और हर वो चीज़ है जो कि इस्लाम के मुआशी निज़ाम के खिलाफ है। पाकिस्तान की फौज और एजेंसियों का शुमार दुनिया की बेहतरीन एजेंसियों में होता है, लेकिन आज तक हमें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि कायद आज़म की एम्बुलेंस खराब कैसे हुई, लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे कौन था, मोहतरमा फातिमा जिन्ना का कत्ल था या तिब्बी मौत थी, ज़ियाउल हक का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो साजिश थी या वाकई प्लेन खराब था, जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के पीछे कौन था, बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिफ अली जरदारी ने क्यों नहीं होने दी, और उसके बाद अब हम देखते हैं जो इमरान खान पर हमला हुआ इस सब के पीछे कौन था। यानी कि एक ऐसी रियासत जहाँ के वज़ीर आज़म महफूज नहीं है तो वहाँ के एक आम आदमी कितना महफूज हो सकता है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो कहता है कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और दुश्मन वो जो हमने खुद पैदा किए, लेकिन अपने 2 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और भीख मांगने पर मजबूर हैं। हम एक ऐसा गरीब मुल्क है जो हर साल हमारी एलीट को 17 बिलियन रुपए इंसेंटिव्स और सब्सिडीज में देता है, लेकिन फिर भी हम गरीब हैं। हमारे MNAs और MPAs तकरीबन सारे के सारे या तो करोड़पति हैं या अरबपति हैं, लेकिन पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। तो आज हम देखेंगे पाकिस्तान की जो गुर्बत की कहानी वाकई और असल में है क्या। 1990s में पाकिस्तान की जो GDP थी वो इंडिया के तकरीबन सेम थी, लेकिन 2021 में इंडिया की GDP पाकिस्तान से 50% ज्यादा हो चुकी थी। जो पर कैपिटा इनकम है पाकिस्तान की वो 90s में तो इंडिया से ज्यादा थी 25%, लेकिन आज इंडिया से कम है। उनकी जो 52% के अराउंड पॉपुलेशन थी जो इंडिया में डॉलर पर डे कमाती थी 1990s में, और पाकिस्तान की उस वक्त सिर्फ 11% पॉपुलेशन गरीब थी जो $1 पर डे कमाती थी। लेकिन आज अगर दोनों का कंपेरिजन करें तो वो बनता ही नहीं है। हम आपको बताते हैं कि बेसिकली वो इंडिकेटर्स कौन से हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पाई। उसमें जो सबसे पहला है वो है कि जमहूरी रियासतों का यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन ना होना। दूसरा हमारे पास आता है कि यहाँ पर जो इनएबिलिटी टू यूज लोकल रिसोर्सेज है। तीसरा गवर्नेंस इश्यूज पाकिस्तान के। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप ना करते हुए डेवलपमेंट करना। अब इसमें मजीद डिटेल में जाने से पहले हम जो आर्मी रूल पाकिस्तान पर हुआ है उसके हम आपको कुछ हाईलाइट्स बताते हैं और इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने उन पर फोकस करना है। 1958 से 1968 तक जनरल अयूब खान थे, उनकी हुकूमत रही और उसके दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी 3% ज्यादा तरक्की से ग्रो कर रही थी एज कम्पेयर टू अदर साउथ एशियन कंट्रीज। पाकिस्तान का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो 17% तक ग्रो कर रहा था और जो एग्रीकल्चर था वो 6% से ग्रो कर रहा था। अभी नंबर्स देखने को लगता है कि पाकिस्तान तब वाकई बड़ी तरक्की कर रहा था और नंबर ऐसे ही साउंड करते हैं, लेकिन इसका स्टेक क्या था, इसके बदले हमें करना क्या पड़ा कि जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई थी अमेरिका की और USSR की, तो उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को सीटो और सेंटो के जो अलायंसेस थे उसमें शामिल किया और इसके बदले पाकिस्तान को फॉरेन एड मिली, अमेरिका से डॉलर मिले। अब इसका मकसद ये था कि कम्युनिज्म को इस साउथ एशियन का जो रीजन है इसमें फ्लरिश ना होने दिया जाए। तो ये पहला दौर था जब पाकिस्तान को वहां से पैसे मिलना शुरू हुए इन आर्मी की जो मदद के लिए। उसके बाद अगर हम ज़िया की बात करें तो उसके दौर में 6.6% ग्रो GDP ग्रो कर रही थी पर एनम। तो ये नंबर भी काफी अमेजिंग है, लेकिन उसके बदले में हमें क्या करना पड़ा। वो जो दौर था उसके बदले में पाकिस्तान ने जब दोबारा से USA का साथ दिया USSR को अफगानिस्तान से निकालने के लिए, पाकिस्तान ने मुजाहिदीन बनाया और उसके बदले में US से डॉलर्स लिए और वो हमारे जो तब के डिक्टेटर थे जनाब ज़ियाउल हक साहब उनकी जेब में गए। उसका स्टेक ये है कि जनाब 70,000 पाकिस्तानियों की जान गई उस जंग की वजह से और $150 बिलियन का पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। तो ये वो स्टेक है कि जो हमने तब पे किया। फिर अगर हम बात करें कि जो मुशर्रफ ने आके यहाँ पे हुकूमत संभाली उस वक्त जो नंबर्स थे दे वर फिनोमिनल, मतलब ऐसे नंबर्स थे लगता था पाकिस्तान एशियन टाइगर बन जाएगा, इतने अमेजिंग नंबर्स थे। उसमें क्या हुआ कि उसमें दोबारा हमें USA से डॉलर्स मिले। अब किसकी वजह से मिले, जो पहले दहशतगर्द हमने खुद बनाए थे। जब उन्होंने पाकिस्तानियों पर हमला करना शुरू किया, जो पाकिस्तानियों के 70,000 जाने गई, तो तब वॉर ऑन टेरर के लिए हमने पैसा लिया USA से कि हमने इस टेरर को खत्म करना है तो हमें मजीद पैसे दे। तो एक जो मेन चीज है इन तीनों रेजिम्स में वो देखने की ये है कि जनाब USA से डॉलर्स आए और उन डॉलर्स की वजह से पाकिस्तान के जो नंबर्स थे इकोनॉमी के वो काफी स्टेबल थे इनमें। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि जो हमारा जो हमने पहले इंडिकेटर आपको बताया था, 2 इंडिकेटर्स उसमें पूरे हो गए। एक तो जमहूरी रियासत वाला सीन के जमहूरी रियासत यहाँ पे एक ट्रांजिशन नहीं हो सकी। 75 साल जो तारीख थी पाकिस्तान की उसमें 30 साल से ज्यादा यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने हुकूमत की और जो बाकी जमहूरी हुकूमतें आई उनको लेकर भी वो खुद आए। उसके बाद जब वो आई तो उनको 5 साल जो उनका आईनी टेन्योर होता है वो भी पूरा नहीं हो पाता। और दूसरा इसमें जो इनएबिलिटी टू यूज लोकल रिसोर्सेज जो इंडिकेटर था कि इकोनॉमी फ्लरिश नहीं कर पा रही, उसमें क्या होता था कि आप एड जो मिलती थी आपको USA से या बाकी नेटो से, तो आप उस पर रिलाई करने लग गए। आपने जो अपनी एक पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड
है उसको एक्सप्लोर नहीं किया, उसको ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया कि किस बिना पर हम पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। एक दफा ये हुआ था जनरल अयूब के दौर में ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से, यानी कि तब ये फोकस किया गया था पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर फोकस करके काफी ज्यादा तब एग्रीकल्चर को ग्रो किया गया। लेकिन उसके बाद आज तक हमने देखा है कि कोई भी इस तरह का इकदाम नहीं हुआ कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बूम आए। एक तो हुकूमती लेवल पर ऐसा हुआ, उसके बाद जो हमारे इलीट थे, हमारे जो अरबपति लोग थे, उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया रियल एस्टेट में। और रियल एस्टेट से एज सच कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि पैसा तो पाकिस्तान के अंदर होता है, पाकिस्तान के अंदर ही रहता है। बाहर से डॉलर्स पाकिस्तान में नहीं आते, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हम कोई चीज। तो यही एक और वजह है कि जनाब जब आपकी लोकल रिसोर्सेज ना गवर्नमेंट लेवल पे उस तरह से इनकरेज किए जाते हैं, ना ही आपके जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है वो उसमें टेक्नोलॉजी में वो करता है। अब रियल एस्टेट की वजह से पाकिस्तान इस तरह ग्रो नहीं कर पाया। अब जो तीसरा फैक्टर हमारे पास आता है वो गवर्नेंस इश्यूज है। ये हबीब जालिब साहब ने बहुत ही खूबसूरती से हमारे गवर्नेंस इश्यूज को कर दिया था, समअप कर दिया था कि दीप जिसके महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। जनाब ये शेर काफ़ी है पाकिस्तान के गवर्नेंस इश्यूज को समअप करने के लिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे हुक्मरान आते हैं, चाहे वो डिक्टेटर हो चाहे वो जमहूरी हुकूमतें हों, उनका प्राइमरी पर्पस होता है कि जो अपने मफादात हैं उनको सिक्योर कर लिया जाए, अपने महलों में दीप जलाएं और जो एक गरीब आदमी है उसकी झोंपड़ी में चाहे आग लग जाए। अब इसमें एक और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एक बहुत ही अच्छी मिसाल हमें देखने को मिलती है, गवर्नेंस इश्यूज के अंदर ही आती है वो कि जनाब इनकी अपनी शुगर मिल्स, इनके अपनी स्टील इंडस्ट्रीज, इनके अपने कारखाने, इनके अपने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज, वो सब ग्रो कर रहा है, वो सब फ्लरिश कर रहा है। उनको फ्लरिश करना, उनको ग्रो करवाना इनको आता है। लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पाकिस्तान पोस्ट, जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो तबाह कर दिए इन हुकूमतों ने। और ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको अभी भी रिवाइव नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि जो हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे हुकूमतों का, हमारे हुक्मरानों का, वो मेन पर्पज है इसके, मेन रीजन है इसके पीछे। अब और इसमें देखने को क्या मिलता है कि जनाब डेमोक्रेसी में सबसे जो अहम नुकता होता है कि जो लोकल बॉडीज है उनको एम्पावर किया जाए। लेकिन हमारे माशाल्लाह से ऐसे हुक्मरान आए हैं कि वो जो पावर है अपने तक रिटेन करते हैं। हमारे तो वजीर आजम साहब 15-15 मिनिस्ट्रीज खुद रख लेते हैं, ताकि जो पावर का नशा है ना, ये वाकई ऐसी चीज है कि जो किसी को भी कुर्बानी का बकरा बनाने पे राजी कर सकता है। लोकल इंडस्ट्रीज, जो लोकल बॉडीज, उसको एम्पावर नहीं किया गया ताकि जो आम लोग हैं वो एम्पावर उस तरह से ना हो जाए और हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू ना कर दे। तो इसकी वजह से जो पावर स्ट्रक्चर है वो फेडरल और जो हमारी एलीट क्लास है वहां तक रिटेन रहा है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो ये डेमोक्रेसी है वो उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पाई। जो सबसे अहम और लास्ट इशू है वो है हमारे पास टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप ना करना। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि जो लोकल रिसोर्सेज हैं उसको उस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जाता। उसमें यह है कि हमारी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे रिसर्च का जो निज़ाम है वाकई काफ़ी उसमें फुकदान है। हमारे ऐसे एंटरप्रेन्योर ही पैदा नहीं होते कि जो टेक्नोलॉजी में इस तरह के सेटअप्स लाएँ, इस तरह के स्टार्टअप्स लाएँ कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करे। अभी एक बहुत मजे की बात है कि अभी पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है ना उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन है कि उसको हम ग्रो कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन आईटी इंडस्ट्री को संभालने के लिए यहाँ पे पेपॉल अभी तक नहीं आ सका, जो कि एक बहुत ही अहम इंडिकेटर है किसी भी आईटी इंडस्ट्री में या बैंक ट्रांजेक्शंस में। वो क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे अपने वफाकी वजीर होते हैं जो आईटी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक होते हैं, अभी भी कोई PML MQM का वजीर लगा हुआ है और उसका जो पोर्टफोलियो है उसका आईटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि PDM में हुकूमत बनाई और उसको किसी न किसी को सीट देनी थी अपने वादे के मुताबिक, और उसकी वजह से उन्होंने उसको एक आईटी मिनिस्टर बना दिया जिसको पता ही नहीं आईटी का कुछ। तो अगर आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला सीन भी नहीं कर सकते, आप एक जमहूरी हुकूमत में आने के बावजूद आप ब्लैकमेल होते हैं, तो आपका हुकूमत में आने का फायदा ही नहीं है। एक आईटी इंडस्ट्री जिसमें अभी इतना ज्यादा मार्जिन है, इतना ज्यादा आप उसको ग्रो कर सकते हैं, उसकी पॉलिसीज बनाने के लिए एटलीस्ट कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए जिसका आईटी से ताल्लुक हो, जिसको पता हो कि आईटी को कैसे ज्यादा फ्लरिश किया जा सकता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी काफी लंबे अरसे से स्ट्रगल करती आ रही है। और जो हालात अभी चल रहे हैं, हम IMF के पास 23वीं बार जा रहे हैं, IMF हमें पैसे देगा, ये एक शॉर्ट टर्म में फिर से एक सॉल्यूशन तो है, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान मजीद तरक्की नहीं कर पाएगा जब तक ये सारी चीजें ओवरकम नहीं करते। यहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत नहीं आती, और जमहूरी हुकूमत कौन सी कि जो वाकई लोगों के लिए सोचे, ना कि उनके अपने इंटरेस्ट हों उसमें। उसके बाद जो आपकी टेक्नोलॉजी के साथ आपने IT को ग्रो करवाना है, आपने लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं
उनको एम्पावर करना है। जिस तरह मोदी ने इंडिया में मेड इन इंडिया को प्रमोट किया है, पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो मसरूफ है एक दूसरे के साथ लड़ने में, और उसकी वजह से हमें आज तक कोई ऐसी पॉलिसी नजर ही नहीं आती कि आम लोगों को उससे कोई फायदा हो सके। तो एक तो पहले ये जो इंडिकेटर्स हमने आपको बताए इस पर काम करने की जरूरत है, जो कि मुझे पता है कि होगा नहीं। और दूसरा, जो लोग हैं उनको भी पॉलिटिकली लिटरेट होना पड़ेगा, अपने हक के लिए आवाज उठाना आना चाहिए उनको। उसके बाद ही मुमकिन है कि जो ये चीजें हैं ये सॉर्ट आउट होंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।